आज से ज़रूर शुरू हो गया है। क्राइम की दुनिया में ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है और आज की सीधे कहानी के ऊपर जो आता हूँ, ये कहानी, इसका एक पार्ट मैंने आपको बहुत पहले सुनाया था। उसको लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी शिकायतें भी दी थी, सुझाव भी दी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन उस ऑपरेशन ब्लू स्टार का अंजाम बाद में क्या हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। इसे एक ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इस देश के एक प्रधानमंत्री का कत्ल करवाया। इसके अलावा बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। फिर दंगे हुए, दंगे में बेगुनाह लोग मारे गए। उसके अलावा हमारे ये पहला इंसिडेंट है इस देश में कि जितने भी आर्मी चीफ हुए उसमें से ये इकलौता मामला ऐसा है जिसमें किसी एक्स आर्मी चीफ का दिन दहाड़े बीच सड़क पर कत्ल होता है, और वो भी इत्तेफाक से इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा हुआ है। तो आज कहानी जो है वो हमारे देश के जो 13वें आर्मी चीफ जनरल श्रीधर वैद्य, जिनको हम लोग जनरल अरुण वैद्य के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, इनके कत्ल की कहानी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था तब ये आर्मी चीफ थे, और कहते हैं कि पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो ब्लूप्रिंट था, जो पूरी रूप रेखा तैयार की गई थी इस ऑपरेशन की, वो जनरल वैद्य ने तैयार की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ ये हम सब जानते हैं। उस वक्त जो जनरल सिंह भिंडरावाले, उन्होंने गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहब आप कहें, उसके अंदर अपने कुछ लोगों के साथ वो वहाँ मौजूद थे, और धीरे धीरे पंजाब के हालात ख़राब हो रहे थे। और भारतीय जो खुफिया एजेंसी है या सरकार, वो इन चीज़ों को लेकर परेशान थी कि अगर गोल्डन टेम्पल हरमिंदर सिंह साहब में इस तरह की चीज़ें हों और लोग इकट्ठे हों तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो उसको खाली कराने को लेकर, उस जगह को वापस पाने को लेकर तमाम कोशिशें हो रही थी। इसके लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कोशिश भी हुई। इसी दौरान में जब लगा कि अब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ रहे, तब उस वक्त इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर इस तरीके से वहाँ पे एक आर्मी को भेजने का फैसला किया था। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी मीटिंग और सारी चीज़ें की कि कैसे क्या कुछ होगा। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने सबसे पहले उस वक्त के जो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, उनसे कहा था कि आप इस हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल के अंदर जनरल सिंह भिंडरावाले को बाहर निकालने के लिए उनके साथियों के साथ आप एक प्लान तैयार कीजिए और हमें वहाँ इस तरह का ऑपरेशन करना है, आर्मी को भेजना है। कहते हैं कि उस वक्त के जो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो एस.के. सिन्हा थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कहा था कि इस तरह की कोई कदम ना उठाएं, वहाँ पे आर्मी भेजना ठीक नहीं होगा, सेंटिमेंट्स हट होंगे, रिलीजियस मैटर भी है, सिख समुदाय भड़क सकता है। तो उन्होंने ये इसके कहा था कि इसके बजाय बल्कि कुछ दूसरा रास्ता सोचा जाए। लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तब उस वक्त फिर इंदिरा गांधी ने जनरल एस.के. सिन्हा को हटाकर और जनरल वैद्य, उनको ये कमान सौंपी और उनसे कहा कि आप इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करें और आप सब कुछ करें। उसके बाद जनरल वैद्य की निगरानी में ही वही एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई की, और उनकी अगुवाई में ही 3 जून 1986 से लेकर 84 से लेकर 8 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया, जिसमें अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल, ये सारी जो वहाँ पे आर्मी गई, और इससे हरमिंदर सिंह साहब को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। और इसको लेके सिख समुदाय में गुस्सा भी आया, और उसके बाद जो उसका पहला असर दिखा वो खुद इंदिरा गांधी की मौत के रूप में भी नज़र आया, जब उनको उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी थी। इस ऑपरेशन के बाद कहते हैं कि जनरल वैद्य को बहुत सारी धमकियां मिलती थी, और ख़ास तौर पर उनके जो दफ्तर है, उस दफ्तर में साउथ ब्लॉक में उनके पास ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब लेटर नहीं आता था, और कहा जाता था कि आपने जो कुछ भी किया है गोल्डन टेम्पल में, उसका खामियाजा आपको अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। और जनरल वैद्य को इसको लेके उनके साथी और तमाम लोग बार बार आगाह करते थे। एक बार जनरल वैद्य ने ये कहा था, जब उन्हें बताया गया कि अब आपके ऊपर ख़तरा है और आपकी जान भी ली जा सकती है, तब जनरल वैद्य ने ये कहा था, ये कोट है उनका, कि मैंने 2 वॉर देखे हैं और उसमें शामिल रहा हूँ, 65 और 71, और जाहिर सी बात है जब मैं वॉर में गया तभी से मुझे मालूम है कि मैं ख़तरों में जी रहा हूँ, और अगर मेरे नाम की कोई गोली बन चुकी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस गोली को मेरे करीब आने तक रोक सकती है, इसलिए डरने का कोई मतलब नहीं है। जनरल वैद्य के ये लाइन थे। इसके बाद जनरल वैद्य
31 जनवरी 1986 यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार के ठीक 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं आर्मी चीफ से। रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही पारिवारिक आदमी थे, धार्मिक आदमी भी थे। रिटायरमेंट के बाद वो पुणे चले जाते हैं और पुणे में ही उन्होंने अपना एक 3 बेडरूम का घर बनवाया था और वहाँ वो शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी पत्नी थी और 3 बेटियाँ, तो तीनों के साथ वो वहीं रहते हैं। इस दौरान में वहाँ महाराष्ट्र पुलिस और वो कुछ लोगों की सुरक्षा भी मिली हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल थे, तो उनकी खतरे और धमकियों को देखते हुए। लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए थी वैसी सुरक्षा नहीं थी। इसी दौरान में 10 अगस्त 1986 यानी कि रिटायरमेंट के सिर्फ 6 महीने बीते थे, पुणे में एक 10 अगस्त की सुबह लगभग 10:15 साढ़े 10 के करीब जनरल वैद्य अपनी वाइफ के साथ मारुति 800 कार में घर से निकलते हैं। कुछ बाजार खरीदारी करने के लिए गए थे और इसी दौरान में 2 शख्स खास तौर पर लगातार जनरल वैद्य के मूवमेंट पे नज़र रखे हुआ था और जनरल वैद्य या बाकी किसी एजेंसी को पता भी नहीं था, भनक भी नहीं थी। इनमें से एक था हरजिंदर सिंह जिंदा और दूसरा था सुखदेव सिंह सुखा। इन दोनों ने कहते हैं कि उस वक्त कई लोगों की हिटलिस्ट बनाई गई थी और उस हिटलिस्ट में एक नाम जनरल वैद्य का भी था और काफ़ी ऊपर था, क्योंकि इनकी ही अगुवाई में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। 10 अगस्त 1986 को जनरल वैद्य अपनी पत्नी के साथ मारुति 800 कार में घर से निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं। साथ में उनका जो बॉडीगार्ड है वो बॉडीगार्ड भी उनके साथ होता है और ये लोग पुणे के राजेंद्र सिंह जी मार्ग पर जब पहुंचते हैं तभी वहाँ पर एक बाइक आकर रुकती है और उस वक्त कंजेस्टेड एरिया भी था वहाँ पे, मतलब ट्रैफिक भी थी काफ़ी। और उसी जंक्शन के पास जहाँ पे मोड़ था और जहाँ पे गाड़ी स्लो हो गई थी, एक बाइक रुकती है। क्लीन शेप एक शख्स, कार खुद चला रहे थे जनरल वैद्य, उनकी वाइफ उनके बराबर में बैठी हुई थी ड्राइवर के बराबर वाली सीट में, और जो उनका गार्ड था वो सिक्योरिटी गार्ड वो पीछे बैठा हुआ था। वो अचानक ड्राइवर की साइड से गोली चलाता है। पहली ही गोली जनरल वैद्य के सर में लगती है और कायदे से उस पहली गोली से ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो और भी गोलियां चलाता है। करीब 4 गोली लगती है जनरल वैद्य को सर पे और गर्दन में, बिल्कुल करीब से मारी गई थी, पॉइंट ब्लैंक से। इसके अलावा उनकी वाइफ को भी गोली लगती है, बराबर में बैठी हुई थी, और पीछे जो गार्ड था उसको भी 4 गोली लगती है। जनरल वैद्य की मौत कार के अंदर ही हो जाती है। इसके बाद जो हमलावर थे वो बाइक पे ही बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उस बाइक पे कुछ लोगों का कहना था कि 2 लोग थे, कुछ का कहना है कि 3 बैठे हुए थे। करीब 11:15 का ये वक्त था जब ये इंसिडेंट हुआ। इसके बाद वो लोग हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं और अब तलाश जारी रहती है। लेकिन अगले ही दिन इस इंसिडेंट के माने 11 अगस्त को, 10 अगस्त को ये वाक़या हुआ, उसके बाद एक बयान जारी होता है खालिस्तान समर्थक एक संगठन उसकी तरफ से, और उस बयान में ये क्लेम किया जाता है कि जनरल वैद्य को हमने मारा है और उसकी वजह वही बताई जाती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके साथ साथ फिर उसमें एक और धमकी दी जाती है कि जनरल वैद्य के अलावा उनके निशाने पर जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी, एक वो हैं उनके टारगेट पे, और दूसरे एक और नाम था जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो GOC इन सदर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल। तो कहा गया कि जनरल वैद्य तो शुरुआत है, इसके अलावा ये 2 आर्मी के उस वक्त के आर्मी चीफ और साथ में एक जो दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल, ये भी उनकी हिट लिस्ट में। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आती है, इसके बाद तलाश शुरू होती है, पता किया जाता है कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं। इस दौरान में नाम सामने आता है धीरे धीरे करके कि कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन तफ्तीश जारी थी, कोई पकड़ में आ नहीं रहा था। 10 अगस्त का ये इंसिडेंट था और आप हिम्मत देखिए हमलावर या कातिल की। सितंबर में जो इनमें से एक सुखविंदर सिंह सुखा, ये अपने एक साथी निर्मल के साथ पुणे पहुंचता है, और असल में जो जनरल वैद्य का कत्ल किया था वो सुखविंदर सिंह सुखा, हरजिंदर सिंह जिंदा और उनका एक साथी था निर्मल, ये तीनों साथ थे।
इन लोगों ने जनरल वैद की रेकी की। इसके बाद पुणे में देखा घर कहाँ कब कैसे निकलते हैं, और पुणे में ही एक सालुंके विहार है, या वहाँ पर इन्होंने एक किराया पे कमरा लिया और वहाँ पे कमरा लेने के बाद हथियार, बाइक, सब कुछ इनके पास। और फिर इन्हें 10 अगस्त को मौका मिला। 10 अगस्त को गोली मारने के बाद कहते हैं कि पिस्टल निकाला था, एक बैग था सुखविंदर सिंह के पास, उसने पिस्टल निकाली, उस बैग से गोली मारी, करीब 8 से 9 राउंड फायर किया। इसके बाद पिस्टल वापस बैग में रखता है, बाइक मोड़ता है और कहीं नहीं भागता है। वो वापस उसी सालुंके विहार के उस अपार्टमेंट में पहुंचता है जहां उसने किराए पे घर लिया था। उसके बाद वो वहाँ अपना बाइक वो वहीं खड़ी करता है, पिस्टल रखता है। फिर ये तीनों वहाँ से मुंबई जाते हैं। मुंबई से फिर ये लोग नॉर्थ इंडिया आते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। चूँकि एक शक ये था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े हुए जनरल वैद को ऑलरेडी धमकी है, तो किसी सिख आतंकवादी संगठन ने ही ये काम किया है। लेकिन जो चश्मदीद थे उन्होंने जो बताया, जो बाइक पे 3 शख्स को देखा था वो तीनों क्लीन शेप थे, तो कहीं से भी वो सिख नहीं थे। तो इसीलिए पुलिस भी कंफ्यूज थी और समझ में नहीं आ रहा था ये मामला क्या है। लेकिन तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसके जब क्लेम किया खालिस्तान कमांडो फोर्स ने, तो फिर नाम आया सुखविंदर सिंह सुक्खा और हरजिंदर सिंह जिंदा का। इसके बाद पुलिस इनकी तलाश में, इनकी सुराग में लगी रही। सितंबर अगस्त के बाद, अच्छा, इस दौरान में चश्मदीदों के हवाले से पुलिस ने कुछ स्केच भी तैयार किए। वो स्केच ना जिंदा से मिल रहे थे और ना सुक्खा से मिल रहे थे और ना निर्मल से मिल रहे थे। तो इन तीनों ने भी ये स्केच और तस्वीरें देखी अखबारों में और बाकी जगह, तो इन्हें लगा कि पुलिस शायद जो है गलत लाइन पे है। उसके बाद इनके अंदर हिम्मत आई और सितंबर में ये वापस पुणे पहुंचता है। हरजिंदर सिंह को छोड़कर सुखदेव और निर्मल ये पुणे पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपनी बाइक और वो हथियार जो इन्होंने किराए के घर में रखे हुए हैं वो ले सकें। इन्हें मालूम था कि पुलिस अभी तक इनके बारे में सुराग नहीं जुटा पाई है। ये वहाँ पहुँचते हैं, अपनी बाइक उठाते हैं, पिस्टल उठाते हैं उस घर से, मतलब मर्डर के करीब महीने भर बाद, और फिर ये निकल पड़ते हैं उसी बाइक से मुंबई की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक ट्रक से बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक नहीं था, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत चोट आई। ये दोनों बाइक से उतरे और दोनों फिर ट्रक ड्राइवर से लड़ने लगे। वहाँ पे आसपास में लोग जमा हो गए। फिर कहते हैं कि उसी वक्त सुखविंदर ने ज़ोर से कहा कि मेरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खा है और मैं वही हूँ जिसने आर्मी चीफ को मारा है, और उसने पिस्टल निकाल ली। वो फायर करने वाला था, जो भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन शायद चैम्बर फंस गया, गोली चली नहीं। इस दौरान में कुछ खबर तब तक लोगों ने 100 नंबर पे कर दिया, पुलिस को खबर मिली, पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और इसी भीड़ के बीच में से सुखविंदर और निर्मल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद सुखविंदर अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, लेकिन कहता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने इंसाफ किया है, ये उसकी लाइन थी। खैर, इसको पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद करीब कुछ वक्त और बीतता है। जो दूसरा साथी था सुखदेव सिंह सुक्खा का, हरजिंदर सिंह जिंदा, पुलिस उसको भी पकड़ लेती है। अब इन दोनों पे को पुणे ले जाया जाता है और पुणे में इन पे मुकदमा शुरू होता है। अब सवाल ये कि हरजिंदर सिंह जिंदा और सुक्खा क्या था और कौन था, और इसने जनरल वैद से पहले और क्या क्या किया था, क्यों दुश्मनी थी। तो हरजिंदर सिंह यानी जो जिंदा था वो अमृतसर का रहने वाला था और एक किसान परिवार का था। इसने बाकायदा कॉलेज में, खालसा कॉलेज में वहाँ अमृतसर में पढ़ाई की, BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। लेकिन इसी दौरान में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया और इसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर ये अलग खालिस्तान जो पंजाब है उसकी मांग के मूवमेंट में जुड़ गया। जो सुखदेव सिंह सुक्खा था ये राजस्थान के गंगानगर में पैदा हुआ था। इसके पिता भी किसान थे और ये भी वहाँ करणपुर के एक कॉलेज में पढ़ रहा था बाकायदा, लेकिन सेम वही, और ये MA की पढ़ाई कर रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ तो इसने भी पढ़ाई छोड़ दी और फिर इस मूवमेंट के साथ जुड़ गया। कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खा और हरजिंदर सिंह जिंदा ये लोग भी शामिल थे, 31 लोगों की एक हिट लिस्ट बनाई थी जिनको ये मानते थे कि इनको सज़ा देनी चाहिए। इन्होंने गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहब में जो कुछ किया है वो गलत है। और बहुत सारे उस वक्त एक और भी थे जो पंजाब के CM बेअंत सिंह,
उनको भी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था वहीं सचिवालय के अंदर, जिसमें 17 लोग और मारे गए थे। वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। तो उनका ये था। और उस वक्त बेअंत सिंह के टाइम में पंजाब पुलिस के जो चीफ थे KPS गिल, उनके ऊपर भी बहुत इल्ज़ाम लगा कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, बेगुनाह सिखों को पकड़ पकड़ कर मारा गया, उनका एनकाउंटर किया गया। तो इसको लेके पंजाब और पंजाब के उस वक्त के नौजवान सिख जो थे, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था, आक्रोश था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इसको और चिंगारी दे दी। तो उन्हीं में से ये दो थे, सुक्खा और जिंदा। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कहते हैं कि हिट लिस्ट बनी थी, उसमें 31 नाम थे। और उस नाम में टॉप से ही मतलब इंदिरा गांधी का भी नाम था, जनरल वैद का भी नाम था। एक कांग्रेस के MP हुआ करते थे दिल्ली में, और नई दिल्ली से वो चुनाव जीते थे, ललित माकन, जो अभी अजय माकन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे कुछ दिन पहले तक। ये उनके भाई थे। 31 जुलाई 1985 ऑपरेशन ब्लू स्टार के एक साल के बाद, जनरल वैद के कत्ल से एक साल पहले, दिल्ली के तिलक नगर इलाके में ललित माकन अपने घर से बाहर निकल रहे थे, अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। तभी ये जिंदा और सुखा, ये दोनों लिस्ट के हिसाब से ललित माकन के भी पीछे थे। इन्होंने अपने एक और साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम रंजीत सिंह था, और ये लोग स्कूटर पे वहाँ आए थे, पहले से रैकी कर चुके थे। ललित माकन को जैसे ही देखा, कार में दाखिल होते हुए अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ललित माकन भागे अपने घर की तरफ, लेकिन ये तीन भी गोली चलाते हुए उनके पीछे भागे, और इस गोलीबारी में ललित माकन की मौत हो गई। इसके अलावा उनकी वाइफ जो गीतांजलि थी, उनको भी गोली लगी। और बाद में फिर इसमें रंजीत सिंह तो पकड़ा गया, लेकिन सुखा और जिंदा नहीं पकड़ा गया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ललित माकन का कत्ल किया गया, जो सांसद थे। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता थे अर्जन दास। अर्जन दास के बारे में उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो दंगे हुए थे, खासतौर पे दिल्ली में हुए थे, उस दंगे में, सिख विरोधी दंगे में अर्जन दास का भी हाथ था, और इन्होंने भीड़ को उकसाया था। और एक जो इस दंगे की जांच के लिए नानावटी कमीशन बना था, उस कमीशन के सामने भी कई लोग ऐसे जो पेश हुए थे, विटनेस, उन्होंने अर्जन दास का नाम लिया था और कहा था कि वो उस वक्त भीड़ को भड़का रहे थे। अर्जन दास राजीव गांधी के एक दोस्त भी थे, करीबी भी थे। और ये वही राजीव गांधी तो उस वक्त जब उन्होंने कहा था, जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली में दंगे भड़के थे, कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन हिलती है, धरती हिलती है। तो ये अर्जन दास थे जो उस वक्त, और ये था कि दंगा भड़काने के पीछे, लोगों को उकसाने के पीछे इनका भी हाथ था। तो 5 सितंबर 1985 को, 31 जुलाई 1985 को ललित माकन, और उसके बाद 2 महीने के बाद 5 सितंबर 1985 को जो अर्जन दास हैं, उनका भी इसी तरह से गोली मारकर कत्ल किया गया। और इस कत्ल के पीछे भी सुक्खा और जिंदा थे। अब ये सारे कत्ल करने के बाद जाहिर सी बात है, इनके टारगेट पर जनरल वैद्य थे। जनरल वैद्य तक लेकिन थोड़ा पहुंचना मुश्किल था, उस वक्त धमकी थी, आर्मी चीफ थे, तो ये रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे थे। और 31 जनवरी 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के 2 साल के बाद जैसे ही रिटायर हुए, धीरे धीरे सिक्योरिटी थोड़ी कम हुई और ये मौके की ताक में थे। और उसके बाद फिर 10 अगस्त 1986 को इनको मौका मिला, और पुणे में 20 सड़क पर सुक्खा और जिंदा ने अपने तीसरे साथी निर्मल के साथ गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। इन मौतों के बाद सुक्खा ऑलरेडी जब गिरफ्तार हो गया, जब मैंने आपको बताया कि वो मुंबई भाग रहा था, फिर जिंदा भी पकड़ा गया। लेकिन कहते हैं कि उससे पहले इन लोगों ने पंजाब में एक बैंक पे डाका भी डाला था। उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक था, जिसमें करीब 6 करोड़ रुपए की डकैती की थी। और ये अपने देश में बैंक के इतिहास में डाका, मतलब ये बड़े डाकों में से एक था, तो फंड और पैसे के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर उसके बाद जिंदा भी पकड़ा जाता है, और पुणे में मुकदमा चलता है जनरल वैद के कत्लों को लेकर। इधर ललित माकन का भी कत्ल था, अर्जन सिंह का भी था, और भी बहुत सारे केसेस थे। लेकिन सबसे अहम था एक्स आर्मी चीफ जनरल वैद के कत्ल का मामला। करीब 6 साल के अंदर 1986 10 अगस्त को ये कत्ल होता है जनरल वैद का। उसके बाद थोड़े 88-89 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है, सजाए मौत मिलती है सुक्खा और जिंदा को। देन हाई कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है। और
हर तरफ से जब ये बरकरार रखता है। सुखा और जिंदा हमेशा ये कहते हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया है, पर वो अपने आप को कभी दोषी नहीं मानते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मर्सी गई थी उसमें ये लिखा था कि मुझे माफ़ी मत देना, मुझे क्षमा मत करना, क्योंकि हमने मारा तो है लेकिन हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने सिर्फ इंसाफ किया है। तो ये सारी चीज़ें चली और सिर्फ 6 साल के अंदर 86 में ये जनरल वैद का कत्ल होता है और 9 अक्टूबर 1992 9 अक्टूबर 1992 को पुणे की यरवदा जेल में सुक्खा और जिंदा को फांसी दे दी जाती है। तो 6 साल के अंदर हमारे कई ऐसी कहानी मैंने आपको बताई कि 20-20 30-30 साल लटक गया, कभी कोई फैसला नहीं आया। ये थोड़ा नज़ीर है, ये थोड़ा एग्जाम्पल अलग है। इसमें सिर्फ 6 साल के अंदर सुक्खा और जिंदा को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी जाती है। तो हिंदुस्तान में किसी आर्मी चीफ, किसी एक्स आर्मी चीफ के बीच सरेराह सड़क पर कत्ल का ये इकलौता वारदात है, ये इकलौता इंसिडेंट है। लेकिन ये इंसिडेंट जुड़ा हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार से। तो ये थी पूरी कहानी जनरल वैद के कत्ल की। अब मैं आगे बढ़ूँ, आज एक सरप्राइज़ भी है हमारे सामने, पर पहले कुछ नोट करके लाया हूँ, वो आपको बताऊँ। कुछ सवाल भी है। निखिल श्रीवास्तव हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर हिंदुस्तान में कोई कानून है? बिल्कुल कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बाकायदा NGT है, नेशनल वो ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो हमारे यहाँ उसको लेके कानून है पूरा। करार हुसैन मिर्ज़ा हैं कतर से, आफ्ताब खान हैं मुंबई से, रेहंत शाह हैं, इन्होंने लिखा कि वो एक, मैंने बताया था कि क्राइम की स्टोरी को लाइक कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो क्राइम की स्टोरी को लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करते हैं, इसलिए लाइक करने में बुराई नहीं है। इसके अलावा ललित शेख हैं, ये MLC अजीत सिंह की मौत की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ आपको। कृष्णा पाटिल हैं, नासिक से हैं, इनका हैप्पी बर्थडे सैटरडे को था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कृष्ण पाटिल साहब, क्योंकि सैटरडे कहानी रिकॉर्डेड थी, पर आप हमेशा अच्छे रहें। अनूप नायक हैं, वैशाली दादरी हैं, इनका ये कहना है कि कुछ स्टोरीज़ में अगर आपने वीडियो की, आप जो स्टोरी कर चुके हैं, कहानी सुनाते हैं, कई बार तस्वीरें वीडियो नहीं मिलती हैं, तो अगर आप उसका लिंक शेयर कर दें तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा, कोशिश करूँगा मैं। सलीम हैं, या बोहर पंजाब से हैं, शिवलाल डोडा की कहानी सुनना चाहते हैं। क्षितिज अग्रवाल हैं, क्षितिज अग्रवाल, ये इनका कहना कुछ एक सवाल था, वो सवाल क्या है मैं भूल गया, चलिए अगली बार बताऊंगा। शौकत शाकिर हैं, इनका ये कहना है कि जो प्रीति राठी की कहानी सुनाई थी एसिड अटैक वाली, तो उसमें सज़ा उस लड़के को उसी तरह मिलनी चाहिए जिस तरीके से प्रीति तड़प तड़प कर जी है, और 30 दिन तक उसको भी तड़पना चाहिए और फिर उसको उसी तरह से मारना चाहिए। हाँ, ये जो क्षितिज अग्रवाल साहब हैं, इनका ये कहना था, और सुधारा भी इन्होंने, कि उस मामले में मैंने कहा था लोअर कोर्ट ने सज़ाए मौत दी है, हाई कोर्ट ने बाद में उस सज़ाए मौत को, प्रीति राठी के उस कातिल को, उस सज़ाए मौत को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया अभी। लेकिन ये मामला आखिरी फैसले के इंतज़ार में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।